स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका पार्ट सेकंड, आपका चैप्टर नंबर 5, हिस्ट्री क्लास 8, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो हमने पार्ट 1 में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा था पॉलिसीज़ एंड पीपल के बारे में। नवाब्स थे, कैसे उन्होंने अपनी पावर लूज़ की, देयर पावर। ठीक है, पीजेंट। तो अब हमें पढ़ना है पीजेंट्स एंड द सिपॉय। इन द कंट्री साइड, पीजेंट्स एंड जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। तो कंट्री साइड में मीन्स गांव में जो पीजेंट्स थे आपके, पीजेंट्स मीन्स किसान और ज़मींदार, रिसेंटेड द हाई टैक्स एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, तो इन पर जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती थी, हाई टैक्स रेट, हाई टैक्सेस लगाती थी इन पर, और बहुत हार्ड मेथड्स, रिवेन्यू कलेक्शन मीन्स जो कर इकट्ठा करते थे उसमें बहुत हार्ड मेथड्स लगाते थे। मैनी failed to pay their loans to the moneylenders and gradually lost the land they had tilled for generation। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या होते थे, फेल हो जाते थे लोन दोबारा पे करने में, जो मनी लैंडर्स थे। ठीक है, जो लेनदार थे, पैसों के पैसे देते थे जो मनी लैंडर। और फाइनली क्या होता था, उनकी जो लैंड थी, ज़मीन थी, वो उनसे ले लिया करते थे। तो पीपल जो लोन लिया करते थे साहूकार से, तो वो कभी कभी क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे पे करने में लोन्स। तो देखिए जैसे कि अब यहाँ पर ए है, एक क्या है, पर्सन है, इसने लोन लिया एम से। एम कौन है, मनी लैंडर। ठीक है, तो ये इसे क्या देता था, लोन देता था। ठीक है, और मीन्स ए कभी कभी क्या होता था, तो ए जब लोन नहीं दे पाता था, है ना, तो जो इसकी लैंड होती थी, जिस जो है एक ही लैंड है जो इसने इस पर मतलब इसके पूर्वजों ने काम किया है और ये भी काम करते आ रहे हैं, तो इतनी मेहनत से जो उसने लैंड पे वर्क किया है, तो उनसे वो लैंड ये मनी लैंडर्स ले लिया करते थे। फाइनली उनकी लैंड लॉस्ट हो जाती थी। द इंडियन सिपॉय इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीज़न फॉर डिसकंटेंट। ठीक है, जो इंडियन सिपॉय थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में भी क्या थे, इंडियन सोल्जर थे कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ऑल्सो हैड रीज़न फॉर डिसकंटेंट। ठीक है, उनके पास भी क्या थे, बहुत रीज़न थे डिसकंटेंट के, मीन्स वो खुश नहीं थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। ठीक है, तो जो उन्हें पैसे मिलते थे, उनकी सैलरी मिलती थी, वो बहुत कम मिलती थी, तो वो बहुत नाखुश थे। अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। अलाउंस मीन्स जो उन्हें भत्ता मिलता था, मीन्स जो एक्स्ट्रा उनके बेनिफिट्स होते थे, बहुत कम मिलते थे उन्हें। और जो उनकी कंडीशन थी सर्विस की, वो भी क्या थी, बहुत अच्छी नहीं थी। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीव्स। और क्या थे, जो उनके नए नए रूल्स निकालते थे ब्रिटिशर्स, जो कि उनके जो हिंदू सोल्जर्स थे उसमें, जो उनके धर्म के खिलाफ क्या थे, वो धर्म और रिलीजन्स बिलीफ के खिलाफ क्या करते थे, वो रूल्स बना देते थे। तो वो अपने रूल्स रिलीजन बिलीफ को भी फॉलो नहीं कर सकते थे। डिड यू नो दैट इन दोज डे मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ़ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज़ देयर रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, तो क्या आप यकीन करेंगे, क्या आपको पता है कि उस समय मतलब लोगों के कुछ ऐसे बिलीव्स थे कंट्री में, इंडिया में, कि अगर कोई नदी पार करेगा, ठीक है, अगर कोई नदी का रास्ता पार करेगा, तो उनका रिलीजन्स में उनका धर्म और उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। So when in 1824 the Sepoy were told to go to Burma by the sea route to fight the company, they refused to follow the order though they agreed to go by the land। ठीक है, तो बर्मा, तो अब क्या हुआ, जब 1824 में सिपाहियों को कहा गया कि आपको बर्मा जाना है सी क्रॉस करके, तो जो बहुत सारे सोल्जर्स थे, क्योंकि उसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे, तो उन्होंने मना कर दिया वहाँ पर जाने के लिए सी रूट से। अब देखिए, जो बर्मा था उसके दो रास्ते थे जाने के। ठीक है, एक तो था लैंड से, मतलब लैंड से भी था और सी से भी था। पर सी से क्या पड़ रहा था, उन्हें छोटा पड़ रहा था, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, आप सी से जाओ, पर उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें क्या हुआ, जब उन्होंने जाने से मना कर दिया कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, उस रास्ते से नहीं जाएंगे, दे वर सिवियरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट लाई डाउन। ठीक है, तो उन्हें क्या मिली, बहुत सज़ा मिली, पनिश किया गया उन्हें, और ये इशू अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। तो अब क्या हुआ, 1856 में क्या किया, कंपनी ने एक लॉ पास कर दिया
कि उस जिसमें कि क्लियरली लिखा था कि जो भी पर्सन अब यहाँ पर सेना में भर्ती होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करेगा, काम लेगा कंपनीज़ की आर्मी में, उसको जो है ये एक एग्रीमेंट बनाया था, उसको अग्रीमेंट को पढ़ाया जाता था कि आपको ये एग्रीमेंट पढ़ना है और आपको जो भी इसमें लिखा है इस कंडीशन को मानना पड़ेगा। तो उसमें कंडीशन क्या थी कि अगर कोई भी इंडियन आर्मी में अगर कोई भी इंडियन कंपनी के आर्मी में क्या लेता है, एम्प्लॉयमेंट लेता है, तो उसे ओवरसीज़ मतलब कभी भी सीज़ के रास्ते से जाना पड़ सकता है या फिर जब भी ज़रूरत हो तो इस कंडीशन में रखा जाएगा। मीन्स एग्रीमेंट बना दिया था वहाँ पर। सिपॉय ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। जो सिपॉय थे उन्होंने उस पर भी रिएक्ट किया, क्योंकि वो तो आर्मी में थे, कंपनी के आर्मी में थे, पर उनके जो गांव वाले मतलब जो लोग थे, घर के लोग, वो क्या थे, गांव में रहते थे। तो सिपॉय क्या करने लगे, रिएक्ट करने लगे कि ये गांव में क्या हो रहा है। क्योंकि उनके लोग भी रहते थे वहाँ पर, फैमिली रहती थी। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट एंड हैड फैमिली लिविंग इन देयर विलेजेस। ठीक है, तो फैमिलीज थी उनके विलेजेस में। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉयज। ठीक है, तो जो किसान थे गाँव में, उनके साथ अब सिपॉय को भी क्या आने लग गया था, बहुत गुस्सा आने लग गया था, ऐसे ही एंगर फैलने लग गया था। अब देखते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स मीन्स मतलब क्या क्या वो चेंज किया उन्होंने। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो रिफॉर्म्स था मीन्स जो चेंजेस लाए, ठीक है, उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, ब्रिटिशर्स बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है अब हमको इसमें कुछ सुधार लाना पड़ेगा, कि यहाँ के लोग जो है सही से नहीं रहते हैं, पता नहीं कैसे कस्टम फॉलो करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो अब क्या करना है, हमें इन्हें थोड़ा सुधारना है, इन्हें अच्छा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाने हैं, इन्हें जेंटलमैन बनाना है। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्स। ठीक है, द लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। ठीक है, अब देखिए सती क्या था, मीन्स अगर किसी भी जो वुमेन है उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता था, जिंदा ही आग में जला दिया जाता था। तो ये बहुत गलत है ना, क्योंकि देखिए अगर कोई वुमेन ज़िंदा है ना, मतलब ये तो बहुत ही गलत था कि ज़िंदा को जला रहे हैं, तो ये गलत था। तो क्या किया जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, इस लॉ को स्टॉप किया। तो इससे पता लगता है मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बुरा भी किया हमारे साथ, पर कुछ उन्होंने लॉज थे वो थोड़े सही भी बनाए, है ना। द रीमैरिज ऑफ द विडोज़। ठीक है, जो विधवा औरत हो जाती थी, है ना, अब उसकी उन्होंने क्या इनकरेज किया कि उसकी दोबारा भी शादी भी वो करे आगे। ठीक है, तो ये सब उन्होंने लाया था। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रोमोटेड। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज लाए हो यहाँ पर, एजुकेशन उन्होंने यहाँ पर प्रोमोट किया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन द डोमेन इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 1830 के बाद क्या हुआ, जो कंपनी ने अलाउ किया क्रिश्चियन मिशनरीज क्या थे, जो कि क्रिश्चियन धर्म को फैलाते थे। मीन्स एक इसमें क्या होता था, ये अपने धर्म का प्रचार करते थे और लोगों को जोड़ते थे उसमें। इन 1850 अ न्यू लॉ पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। तो 1850 में क्या हुआ, एक नया लॉ पास हुआ जिसमें कि कन्वर्जन मतलब जो लोग जिनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब कन्वर्ट होना चाहते हैं, उसके लिए ईजियर हो गया था। अभी न्यू लॉ पास हुआ था तो इसमें लोग इजीली कन्वर्ट हो सकते थे क्रिश्चियनिटी में। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्टर। ठीक है, तो पहले क्या था, अगर कोई क्रिश्चियनिटी मतलब किसी दूसरे धर्म में चेंज हो रहा है कि वो उसको उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसके पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। पर जब ये न्यू लॉ पास हुआ 1850 में, तो यहाँ पर क्या लॉ हुआ इंडियन को कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में भी क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, तो उनको उनकी एंसेस्टर की भी क्या मिलेगी, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मिलेगी। मैनी इंडियंस बिगिन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बहुत से इंडियन को लगा कि ये ब्रिटिशर्स तो मतलब कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, लैंड भी ले रहे हैं, ज़मीन भी ले रहे हैं, अब लोगों का धर्म भी चेंज कर रहे हैं, सब कुछ ही बदल रहे हैं, है ना। तो ये
बहुत लोगों को ये लगने लग गया है, तो पूरा ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लोगों के कस्टम ट्रेडिशनल वे, उनके रीति रिवाज, उनके कास्ट, सब कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस सिंस यू रीड दिस रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन चैप्टर 7। ठीक है, तो बहुत सारे इंडियंस को लगा कि एग्जिस्टिंग होना चाहिए जो सोशल प्रैक्टिस थी, जैसे कि सती मूवमेंट थी, है ना, तो इसके बारे में हम चैप्टर 7 में भी पढ़ेंगे आगे। तो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने कैसे सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। अब देखिए यहाँ पे थ्रू द आइज़ ऑफ पीपल, लोगों के नज़रिए से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोय एक्सचेंज न्यूज़ र्यूमर्स इन बाजार नॉर्थ ऑफ र्यूमर्स। ठीक है, ये सपोय क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, जो र्यूमर्स फैले थे, मतलब जो बातें फैली हुई थी उस टाइम, जो न्यूज़, मतलब न्यूज़ एक्सचेंज कर रहे थे आपस में। ठीक है, टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डे अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्लिम्स दी गई है, मतलब एक नोट्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, एक्सट्रैक्ट दिया गया है बुक से, जिससे कि पता चले कि लोग कैसे सोचते थे उस टाइम पर ब्रिटिश रूल के समय पर। ठीक है, सोर्स 1 and 2 दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स बताया गया है। गिवन हियर आर, ठीक है, तो ये जहाँ पर जो दिया गया है एक्सर्ट्स दिया गया है बुक्स फ्रॉम माझा प्रवास। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स दिया गया है यहाँ पर माझा प्रभास के बुक से, रिटन बाय विष्णु भट्ट गॉडसे। ठीक है, तो ये विष्णु भट्ट गॉडसे ने लिखा है। अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन, ये कौन थे, एक ब्राह्मण ब्राह्मण थे विलेज महाराष्ट्र से। ठीक है, तो माझा प्रवास की बुक से एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो कि विष्णु भट्ट थे, गॉड से ब्राह्मण थे, जो कि महाराष्ट्र के विलेज में लेते थे। ही एंड हिज अंकल सेट आउट टू अटेंड अ यज्ञ बीइंग ऑर्गेनाइज इन मथुरा। ठीक है, तो वो और उनके अंकल को कहाँ पे बुलाया गया, यज्ञ अटेंड करने के लिए, कि जो कि मथुरा में हो रहा था यज्ञ। ठीक है, विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मीट सम सिपॉज ऑन द वे, टोल्ड दैट दे शुड not proceed on the journey because a massive uphill was going to break down in 3 days, the sepoy said। ठीक है, तो जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे, तो उन्हें वहाँ पर कुछ सैनिक मिले, और उन्होंने क्या कहा कि तुम इस रास्ते से यहाँ मत जाओ, कि यहाँ पर बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है इस रास्ते से कुछ 3 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया। द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट The English were determined to wipe out the Hindus and Muslims, that they made list of 85 rules and around the। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मतलब एक्सट्रैक्ट है बुक से कि कैसे लोग सोचते थे उस टाइम के बारे में, और यही बताया गया है यहाँ पर बस। देखिए यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, वैसे ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो इंग्लिश थे, इसमें ये बताया गया है कि वो क्या करना चाहते थे, रिलीजन्स, हिंदूज़ और मुस्लिम्स का रिलीजन्स क्या करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, लिस्ट बनाई 84 रूल्स की, और उसमें अनाउंस किया, और सभी राजा और प्रिंसेस को बुलाया गया है कलकत्ता में। उसमें ये कहा गया कि जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने पढ़े, ठीक है, तो अगर कोई भी इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ब्रिटिश उसके खिलाफ़ क्या करेगी, आवाज़ उठाएगी। इम्प्लीमेंट मीन्स अपील करेगी, वो करेगी, विद्रोह करेगी, लड़ाई करेगी। दैट द किंग्स और रिटर्न्स। ठीक है, तो जब उनको ये रूल्स बताए गए, ठीक है, तो उनको रूल्स अच्छे नहीं लगे, तो जो सभी किंग्स आए हुए वहाँ पर, तो बहुत गुस्से में गए अपने राज्य वापस, और जो बड़े बड़े लोग थे उनके साथ, ठीक है, और भी राजा थे, वो आपस में क्या लग गए, प्लान बनाने लग गए, और एक डेट फिक्स कर दी गई वॉर के लिए, मतलब धर्म के लिए एक वॉर फिक्स कर दिया गया। एंड द सीक्रेट प्लान, ठीक है, सीक्रेट प्लान क्या हो रहा था वहाँ पर, कैलकुलेट हो रहा था, सर्कुलेटेड। ठीक है, तो आपस में सीक्रेट प्लान बना रहे थे, मेरठ बाय लेटर सेंड टू डिफरेंट कैंटोमेंट्स। ठीक है, अलग अलग लेटर भेज के कैंटोमेंट्स में, मीन्स जो आर्मी पैलेस होता है ना, मतलब एक राज्य के एक राज्य का राजा दूसरे राज्य के राजा को, मीन्स क्या कर रहे थे, आपस में प्लानिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर लेटर भेजे गए। बाकी देखिए, देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। ठीक है, तो वहाँ पर सून ही क्या हुआ, एक्साइटमेंट हुई रेजिमेंट में, ये बताया गया है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट।
ठीक है। तो यहाँ पर रेजिमेंट के बारे में बताया गया है शासनों में, मतलब उस टाइम एक्साइटमेंट चल रही थी। यहाँ पर एक दूसरा अकाउंट दिया गया है यहाँ पर, इन दोज डेज वी हैव फ्रॉम दोज डेज देयर आर मेमोरीज ऑफ सूबेदार। ठीक है, जो दूसरा अकाउंट है यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे, उनके बारे में बताया गया है। जो सीताराम पांडे थे वो रिक्रूट हुए थे 1852 एज ए सिपॉय इन अ बंगाल नेटिव आर्मी। ठीक है, तो उन्हें 1812 में वो सेना में भर्ती हुए थे, बंगाल नेटिव आर्मी में, मतलब ये भी उनकी एक ब्रांच थी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में। ही सर्व द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स एंड रिटायर इन 1860। देखिए अब क्या क्या इन्होंने, जो सूबेदार सीताराम थे इन्होंने 48 ईयर्स ब्रिटिश आर्मी में काम किया और ये 1860 में रिटायर हो गए। ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिबेलियन थ्रू हिज ओन सन was a rebel and was killed by the British in front of his eyes। ठीक है, तो देखिए इन्होंने बहुत सारे जो रिबेलियन हुए थे, विद्रोह हुए थे, जो इंडियंस थे उनके साथी, मतलब इंडियंस तो साथी हुए इनके, है ना। तो उनको क्या किया, जो विद्रोह कर रहे थे उनको दबाने में मदद की ब्रिटिश सरकार की। ठीक है, और इनके सन ने क्या किया, विद्रोह किया था। तो इन्होंने क्या किया, अपने सन को ही, ठीक है, अपने ओन सन को क्या किया, विद्रोह के खिलाफ दबाया। और जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने उनको, उसके सन को, उसके बेटों को उसके आंखों के सामने मार दिया। अब देखिए क्या क्या हो रहा है ना। तो मतलब जो ब्रिटिश सरकार, जो ये अंग्रेज़ थे ना, अंग्रेज़, ठीक है, जो ये ब्रिटिश इतने साल शासन कर पाए, वो किस लिए कर पाए, क्योंकि जो इंडिया के लोग ही थे वही क्या कर रहे थे, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। इंडिया के लोग उन्हें यहाँ पर रहने दे रहे थे, इसलिए क्या हुआ, क्योंकि कोऑपरेट कर रहे थे जब भी वो यहाँ पर रह पाए, है ना। तो यहाँ पर दिखा है ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परसुएटेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, जब वो रिटायर हुए तो जो परसुएडिंग जो ऑफिसर्स थे वहाँ पर, ठीक है, परसु जो नॉरगेट ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर, सम्मान मिला उनको उनसे। और उनकी मेमोरीज में क्या लिखा है, लिखा गया कुछ, ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861 इन अवधि। तो उन्होंने 1861 में राइटिंग लिखी अवधि में, अपनी लाइफ के बारे में। और नॉरगेट ने ट्रांसलेट किया उसे इंग्लिश में, और ये अंडर पब्लिश की गई आपके टाइटल में, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार। ठीक है, तो ये आपका ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसमें ये बताया गया कि वहाँ पर उस टाइम पीपल लोग क्या सोच रहे थे, है ना, कि जो लोग जो राजा थे उन्होंने क्या कर दिया था, अब वो क्या कर रहे थे, डिस्ट्रस्ट, जो वहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी उनके खिलाफ, मतलब डिस्ट्रस्ट मीन्स जो दूसरे सिपाही थे मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश आर्मी में ही उनके क्या थे, इंडियन जो सैनिक थे उनमें एक अविश्वास पैदा कर रहे थे कि जो वे ब्रिटिश सरकार है, इन्होंने क्या किया है तुम्हारे राजा के खिलाफ, है ना। तो जो दूसरे नवाब्स थे, नवाब्स हो गया और किंग्स हो गया दिल्ली के, तो वो अपने गुप्तचर भेजते थे, ठीक है, एजेंट्स भेजते थे, और उनको क्या करते थे, बताते थे कि इन्होंने क्या किया है तुम्हारे राजा के खिलाफ, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्हें भड़का दिया, है ना। दे इन्वेंटेड, तो ऐसे ऐसे यही बताए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि क्या कर सके, जो ये सब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उठ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है यहाँ पर। ये अपना आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखिए म्यूटेनी, म्यूटेनी क्या होती है आपके, देखिए म्यूटेनी का मतलब, अगर कोई भी जो सिपाही है, सोल्जर है, वो अपने सैनिक मीन्स अपने जो सैनिक है, अपने ऑफिसर के खिलाफ क्या कर दे, आवाज़ उठा दे कि नहीं हम नहीं करेंगे कुछ भी, आपसे जो हो रहा है कर लो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, म्यूटिनी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए म्यूटिनी हुई क्यों क्यों थी, क्या क्या मेन कॉज था म्यूटिनी का। ठीक है, तो जो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनकी क्या थी, होती थी एक राइफ़ल होती थी, राइफ़ल, एनफील्ड राइफ़ल होती थी, है ना। तो उसमें क्या था, उसकी जो उस पर कुछ ऐसा लगा रहता है, उसको मुंह से खींचना पड़ता है, ठीक है, गोली चलाने के लिए मुंह से खींचना पड़ता है। और ये किससे बनती है, पिग और पिग प्लस काऊ, ठीक है, पिग और काऊ की चर्बी से, है ना। अब देखिए क्या था कि जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, वो पिग नहीं खाते थे, और जो हिंदू थे वो काऊ नहीं खाते थे, है ना। तो वो क्या बोल रहे थे उन्हें, ब्रिटिशर्स को, उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया कि ऐसे तो हम क्या कर रहे हैं, अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, है ना, कि ये इसको मुंह लगा के, है ना, हम अपना क्या कर रहे हैं, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो यही बताया गया है विद्रोह क्यों आता है, इस कारण से हुआ था विद्रोह। अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। अब देखिए म्यूटनी व्हेन सोल्जर एज अ ग्रुप डिसोबे ऑफिसर इन आर्मी। ठीक है, जब ग्रुप में सोल्जर अपने ऑफिसर्स का क्या करें, डिसोबे करें। अब म्यूटनी बिकम्स पॉपुलर। ठीक है, ये म्यूटनी कैसे पॉपुलर बनी, रिबेलियन बनी। ठीक है, जो म्यूटनी, ठीक है, ये विद्रोह तो सिपाहियों ने किया था, पर इनके साथ और ने भी क्या किया था, विद्रोह किया था, इसलिए ये पॉपुलर विद्रोह रिबेलियन बन गया था। दो स्ट्रगल बिटवीन द रूलर्स एंड रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन। ठीक है, जो स्ट्रगल्स करते थे राजा, ठीक है, किनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, वो क्या होता था, अनयूजुअल, कभी कभी क्या होता था, असामान्य नहीं होता था। मीन्स जो ज़्यादातर वो स्ट्रगल करते थे वो क्या जाते थे, व्यर्थ ही जाते थे। मीन्स कुछ हो नहीं पाता था ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के खिलाफ। पर कुछ कुछ जो उन्होंने क्या किए, विद्रोह किए, वो क्या थे, बहुत असामान्य थे। मीन्स वो थोड़े अलग थे। तो इसमें क्या होता था, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि कुछ स्ट्रगल क्या बन जाती थी, बहुत वाइड स्प्रेड पॉपुलर बन जाती थी, जिससे कि क्या होता था, जो ब्रिटिश पावर क्या था, हिल के रह जाती थी बिल्कुल। ठीक है, ऐसा पावर क्रिएट करते थे कि जो ब्रिटिश शासन को हिला कर रखते थे, ऐसा लगता था कि पूरी सरकार मतलब ब्रिटिश शासन ही गिर जाएगा। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने क्या हुआ, विद्रोह करना शुरू कर दिया, और उनका एक ही एनिमी क्या था, और वो कौन थे, अंग्रेज़। ठीक है, फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपल they have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around। ठीक है, तो इस सिचुएशन को डेवलप करने के लिए, बनाने में लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपस में मीटिंग मिलना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, और इनिशिएटिव मीन्स पहला कदम उठाना होगा, ताकि उनमें क्या है, कॉन्फिडेंस आए और वो सच में इस सिचुएशन को चेंज कर सकें। सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। ठीक है, तो ये जो लड़ाई हुई थी किस पार्ट में हुई थी, नॉर्दर्न इंडियन में हुई थी 1857 में। आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव रिवलियन दैट स्टार्टेड इन May 1857 and threatened the company very presence। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1757 में क्या होता, बैटल ऑफ प्लाजे हुई थी 1757 में, और उसके ठीक 100 साल बाद क्या हुआ, 1857 में दोबारा से एक बैटल हुई। मीन्स उसके 1757 के बाद ही ये इतनी बड़ी बैटल हुई थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 को बहुत बड़ा विद्रोह सहा। ठीक है, एंड थ्रेटन द कंपनी एवरी प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इस रिबेलियन से क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी हिलकर रह गई थी, मीन्स पूरी बेजान हो गई थी। और यहाँ पर देखिए 1857 के 90 साल बाद ही क्या हुआ था, हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था 1947 में। ठीक है, तो 40। अब देखिए यहाँ पर सिपाही इम्यूनिटी इन सेवरल प्लेस बिगेन फ्रॉम मेरठ टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सेक्शन ऑफ रोज ऑफ रिबेलियन। यहाँ पर देखिए जो रिबेलियन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये बिगनिंग हुई थी कि मेरठ से। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ते गए, अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग इस रिबेलियन में पार्ट लेते गए। सम रिगार्ड it as the biggest rebellion resistance to colonialism in the 19th century anywhere in that। तो लोगों ने क्या बताया इसको, ये उस समय का मीन्स बिगेस्ट रिबेलियन था, सबसे बड़ा विद्रोह था ब्रिटिशर्स के खिलाफ 19th सेंचुरी में, और ये उस टाइम कहीं पर भी नहीं हुआ था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये उस वक्त का सबसे बड़ा रिबेलियन था। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये पढ़ेंगे फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।